नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी को वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का रेशियो होता है। और ये ऑस्मोलैरिटी कौन रेगुलेट करता है? किडनी रेगुलेट करती है। जब अपना फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट जब ज़्यादा होता है, तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वो जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? हाइपो ऑस्मोलर हो जाएगा। और जब हाइपो ऑस्मोलर फ्लूइड होगा तो क्या होगा? जो यूरिन एक्सक्रीट होगा वो क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। और जब फ्लूइड इनटेक कम होगा, जब फ्लूइड का इंटेक कम होगा तो जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? कम होगा। और ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। और हाइपर ऑस्मोलर जब होगा, जब जो यूरिन एक्सक्रीट होगा वो कैसे होगा? कंसनट्रेटेड होगा। अब अपन देखते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है। कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में जो कंसनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या क्या होती है? ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए? हाइपर ऑस्मोलर होना चाहिए। हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी फ्लूइड क्या होता है? ये अपन ने देखा था नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन में ये क्या होता है? पीसीटी होता है। ये हेनले लूप, डिसेंडिंग हेनले लूप होता है। और ये क्या होता है? असेंडिंग हेनले लूप होता है। और ये क्या होते हैं? डीसीटी होता है। और ये क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट्स होती है। तो ये जो रीजन होता है ये क्या होता है? मेडुलरी रीजन होता है। तो इस रीजन की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए? हाइपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ जो फ्लूइड होता है वो कैसा होना चाहिए? हाइपर ऑस्मोलर होना चाहिए। तो कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए? हाइपर ऑस्मोलर होना चाहिए। और फिर इसमें जो एडीएच होता है वो अपना रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? कंसनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब अपन देखते हैं कि ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसको वो हाइपर ऑस्मोलर कैसे होता है। तो हम अभी देखते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलरिटी को कैसे प्रोड्यूस करना है। और फिर उस जो प्रोड्यूस हुई है हाइपर ऑस्मोलरिटी उसको कैसे मेंटेन करना है। तो हाइपर ऑस्मोलरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कैसे प्रोड्यूस होती है? एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से होती है और एक यूरिया के रिसाइकलिंग से होती है। यूरिया के रिसाइकलिंग से अप्रॉक्स 40 to 50% हाइपर ऑस्मोलरिटी प्रोड्यूस होती है। और काउंटर करंट मल्टीप्लायर से भी क्या होती है? हाइपर ऑस्मोलरिटी प्रोड्यूस होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ वर्क करता है? लूप ऑफ हेनले में वर्क करता है। फिर ये जो हाइपर ऑस्मोलरिटी प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। और वो किस प्रोसेस से होता है? काउंटर करंट एक्सचेंज के थ्रू होता है। और वो कहाँ होता है? वासा रेक्टा में होता है। हमने यहाँ पे क्या देखी थी? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी से यहाँ पे क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। सो यहाँ ये जो ग्लोमेरुलर फिल्टर होके आया है इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है? 300 मिली ऑस्मोल रहती है, इक्वल टू प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। और जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पीसीटी में आता है तो पीसीटी में क्या होता है? यहाँ पे 65% वाटर और 65% सोडियम का क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अपन देखते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ऑस्मोलरिटी यहाँ कितनी थी? 300 मिली ऑस्मोल थी। और यहाँ पे इक्वल अमाउंट रीअब्जॉर्ब हुआ है तो ऑस्मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा? यहाँ पे आइसोटोनिक ही रहेगा। ये जो 300 ऑस्मोलरिटी रहेगी वो 300 ही रहेगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ये और ये जो एरिया है डीसीटी का, ये क्या होता है? वाटर के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल रहता है। और सोल्यूट के लिए क्या रहेगा? परमिएबल रहेगा ये इतना एरिया। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जब फ्लूइड आया तो उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है? यहाँ तक आया तो कितनी रहती है? 300 मिली ऑस्मोल रहती है। फिर यहाँ से जब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले के थिक पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पोटाशियम आयन को क्या कर देते हैं? ये रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रीअब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलरिटी क्रिएट हो जाएगी। और हाइपर ऑस्मोलरिटी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये सॉल्यूट जो जब बाहर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? वाटर बचेगा। वाटर बचने की वजह से यहाँ पे बाहर हाइपर ऑस्मोलरिटी रहेगी और अंदर क्या रहेगी? हाइपो ऑस्मोलरिटी रहेगी। और ये हाइपर ऑस्मोलरिटी यहाँ कितनी रहेगी? 300। यहाँ आते आते ये क्या होंगे? ये जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी 200। और यहाँ पे आएंगे तो क्या है? यहाँ पे मैकुला डेंसा सेल होते हैं। अपन ने देखा था डीसीटी में, ये क्या होते हैं? NaCl को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। NaCl को ये रीअब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी है वो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 रह जाएगी। फिर यहाँ पे ऑस्मोलरिटी पहुँचेगी तो कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे और जो सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम आयन है वो क्या हो जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी और कम हो जाएगी। फिर ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अपन ने देखा क्या बचा? सिर्फ वाटर बचा है और क्या बचा है? यूरिया बचा है। और ये यूरिया भी क्या करेगा? यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये क्या करेगा? हाइपर ऑस्मोलरिटी को कितना कर देगा? 50 ml पर ऑस्मोल कर देगा, 50 ml ऑस्मोल कर देगा। और ये यूरिया यहाँ पे जो रीअब्जॉर्ब होता है ये क्या करता है?
यहाँ से वापस सीक्रेट होता है और यहाँ से वापस सीक्रेट होके यहाँ जाता है और यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके वापस क्या होता है, सीक्रेट होता है, और ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ये अपन ने देखा यहाँ से जो GFR आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, ये क्या है, यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी इक्वल टू प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी रहती है 300। फिर PCT में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट जब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये इसकी ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक की रहेगी, इसकी ऑस्मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जब ये और ये एरिया होता है वाटर इम्परमिएबल होता है, सॉलिड के लिए परमिएबल होता है। फिर यहाँ से जब ये असेंडिंग लिम्ब के थिक पार्ट में जब फ्लूइड पहुँचेगा तो ये यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुला का, ये यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलरिटी हो जाएगी, अंदर क्या बचेगा, पानी, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपो ऑस्मोलर। और यहाँ पे मैकुलर डेंसा सेल होते हैं DCT में, वो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे तो यहाँ पे और ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी, 100 बचेगी। फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स फिर क्या करेगी, जो बचे हुए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के आयंस है वो क्या करेगी, यहाँ पे और रीअब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे ये जो ऑस्मोलरिटी है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी। और फिर यहाँ जब लास्ट पोर्शन में अपने पास क्या बचा, वाटर और यूरिया बचा, तो ये जो यूरिया बचा वो भी क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब होकर वापस सीक्रेट होकर ये ऐसे साइकिल चलती रहेगी। तो ये अपन ने देखा कि कैसे ऑस्मोलरिटी कैसे चेंज हो रही है यहाँ पे। तो हमने देखा ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपर ऑस्मोलर कैसे हुआ, तो इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पे ये जो थिक पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, उसमें क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ किसका, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का। फिर ये जो कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट्स है उसमें क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का भी क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर ये जो यूरिया है उसका डिफ्यूजन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, लेस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये चारों फैक्टर ने मिलकर क्या किया, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको क्या किया, हाइपर ऑस्मोलर किया।